जय हिंद दोस्तों। आज प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं जो आपके सोचने समझने की संकल्पना को परिवर्तित कर सकता है। वह टॉपिक है कि एक धातु की खोज जिसने एक सभ्यता को ही परिवर्तित कर दिया। कैसे कोई एक धातु, कोई एक मेटल एक सभ्यता में रह करके, जहां उस मेटल का ज्ञान नहीं है, वहां सब कुछ बेहतर तरीके से रन कर रहा है। और जैसे ही उस मेटल का ज्ञान हो जाता है, पूरी सभ्यता पलट के रह जाती है। यह काल है वैदिक पीरियड का, जिसका इतिहासकारों ने काल निर्धारण किया है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और इसको दो पार्टों में बांटा गया है, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें वैदिक पीरियड को 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक पीरियड को 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। अब इस वैदिक पीरियड में क्या था कि कबीलाई समाज था, लोग कबीलों में रह रहे थे। और ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खंडहरों पे और उनके लोगों द्वारा सिंधु नदी से आगे गंगा की तरफ विस्तारित होने के बाद जो कबीलों में बसावट शुरू हुई, वही वैदिक पीरियड का प्रमाण है। वैदिक पीरियड वहां से स्टार्ट होता है। तो इस वैदिक पीरियड के लोगों के अंदर अभी भी उन्नतशील और प्रगतिशील सामाजिक और सांस्कृतिक और संरचना प्राप्त होती है। इनके वहां सभा और समितियां जो आम निर्णय लेती थी कि कबीलों में कैसे काम करना है, कैसे कौन सी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। सभा संभ्रांत लोगों की सभा थी, बड़े लोगों की सभा थी। और समिति आम जनमानस के लोग वहां बैठ करके कबीले में कौन सा काम कैसे करना है ये फैसला लेते हैं। इनके वहां वुमेन का कंडीशन बहुत अच्छा है समाज में, और इनका प्रमुख कार्य गायों की और घास चारागाह की खोज थी। साथ ही साथ इनकी वुमेन जो थी, प्रैक्टिस इन यज्ञ, यह यज्ञ में अपने पति के साथ क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और वेदों का उच्चारण कर सकती हैं, वेद और उपनिषद पढ़ सकती हैं। परंतु साथ ही साथ इनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत कम है, और वह जन्म पे आधारित ना होकर के कर्म पे आधारित है। यानी अगर एक पुरोहित है तो उसका बेटा अगर चारागाह और गायों की खोज के लिए निकले, युद्ध करना जाने, तो क्षत्रिय हो सकता है। और क्षत्रिय का बेटा शास्त्रार्थ करना सीख ले तो वो ब्राह्मण हो सकता है। यानी वर्क पे आधारित, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जन्म, बर्थ। फिर उसके बाद इनके वहां चाइल्ड मैरिज नहीं है, और गॉड हैं इनके इंद्र और अग्नि, और सैक्रिफाइसेस यानी बलि प्रथा यहाँ पे प्रधान नहीं है। और इन सबके साथ जो मेन संकल्पना है वो है आयरन का यहाँ पे ना होना। आयरन की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, इनको जानकारी नहीं है आयरन के बारे में। लेकिन जैसे ही आयरन के बारे में जानकारी मिल जाती है लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये पूरी समृद्धशाली व्यवस्था यहाँ आके पलट जाती है। सभा और समितियों का स्तर गिर जाता है, और इनका वर्क हो जाता है एग्रीकल्चर, युद्ध और एरिया ऑक्यूपेशन। आज 1000 स्क्वायर फीट है, कल 10,000 स्क्वायर फीट बनाने की संकल्पना आ जाती है। फिर उसके बाद वुमेन का कंडीशन समाज में गिर रहा है। महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती और यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सामाजिक भेदभाव बढ़ जाते हैं। यानी पुरोहित का बेटा पुरोहित, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, अब ये जन्म के आधार पे हो गया, बर्थ के आधार से हटा दिया गया।
और ये जन्म के आधार पे हो गया और इसे वर्ग के आधार पे हटा दिया गया। साथ ही साथ इनका गॉड बदल जा रहा है। गॉड हो गए अब प्रजापति और विष्णु, और स्टार्ट हो जाता है सैक्रिफाइसेस और चाइल्ड मैरिज। बलि प्रथा स्टार्ट हो गई, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया आयरन का। ये लोहे की खोज ने सब कुछ कैसे बदल दिया? लोहे की खोज का मतलब क्या होता है? शक्ति की खोज, तलवार का बनना, तीर कमान का बनना। और जब तलवार बनेगा तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्षत्रिय वर्ग। वो चाहेगा कि लड़ करके एरिया आज 1000 स्क्वायर फीट था, कल 10,000 स्क्वायर फीट किया और उसका बेटा पुरोहित बन जाए, कोई और ले एरिया। वो कभी नहीं चाहेगा। कहेगा आप पुरोहित हैं, पुरोहित रहिए, सिर्फ बताइए युद्ध कैसे करना है, अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कैसे करना है, राजसू यज्ञ कैसे करना है, वाजपेयी यज्ञ कैसे करना है। और मेरा बेटा, मैं क्षत्रिय, मेरा बेटा क्षत्रिय, आप पुरोहित, आपका बेटा पुरोहित ही होगा। यह संकल्पना आयरन की वजह से है, लोहे की खोज। फिर उसके बाद इस लोहे की खोज ने, लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्षत्रिय वर्ग। तो फैसले कौन लेगा? क्षत्रिय और पुरोहित वर्ग। तो सभा और समितियों की वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? यहां पे डेमोक्रेसी का लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद लड़ाई मेनली कौन लड़ रहा है? पुरुष वर्ग लड़ रहे हैं। तो क्या वो यज्ञ करने के लिए, पार्टिसिपेट करने की अनुमति अब देंगे? कहेंगे लड़ाई मैं लड़ रहा हूं तो मुझे ही यज्ञ करने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है। महिलाओं की स्थिति समाज में गिर रही है। इनका काम था वैदिक पीरियड में गायों की खोज और चारागाह की खोज। इसलिए इन्होंने भगवान बनाया इंद्र और अग्नि को, क्योंकि चारागाह कब अच्छे होंगे? जब बारिश अच्छी होगी। तो भगवान कौन बनेगा? इंद्र। और चारागाह जले नहीं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आग भी लगता है। आपने सुना होगा जंगलों में आग लगती है। अगर जंगलों में आग लगती है और इससे चारागाह का नुकसान ना हो, क्योंकि इससे गायों को दिक्कत होगी, तो दूसरा देवता किसको बनाएंगे? हे अग्नि देव, हमारे चारागाहों की रक्षा करिए। अग्नि, इनका देवता प्रजापति हो गए और विष्णु भगवान हो गए। क्यों? क्योंकि प्रजापति को कहा जाता है निर्माता और विष्णु भगवान को कहा जाता है संरक्षक। तो आज 1000 स्क्वायर फीट है, कल 2000, 10,000 स्क्वायर फीट बनाना है तो निर्माण करना है ना, तो देवता कौन होगा? प्रजापति। और सिर्फ निर्माण करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका संरक्षण करना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा कौन हो गया देवता? संरक्षक, विष्णु। फिर चाइल्ड मैरिज कैसे स्टार्ट हो गया? सोचिए, ये कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे। ए बी से लड़ रहा था, बी सी से लड़ रहा था। इसमें से ए और बी ने कहा कि तुम्हारी बेटा और मेरी बेटी, तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी, आओ विवाह कर लेते हैं। और जो ए और बी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, अब मिल करके ए बी पे एक साथ शासन करते हैं। अगर इस बात को मान लिया भी जाए कि ऐसी चीजें नहीं होंगी, कहीं साक्ष्य नहीं मिलता, तो क्या हम भविष्य में नहीं देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की को हराकर उसकी बेटी से विवाह कर रहा है? बिंदुसार लिच्छवी नरेश की पुत्री से शादी कर रहा है। क्या ये मैरिज नहीं हुआ है लोगों को हराने के लिए या संधि करने के लिए? क्या मुगल काल में नहीं पता चलता है भारामल कछवाहा की पुत्री हरकाबाई, जिनको जोधाबाई भी कहा जाता है, उनसे विवाह कर रहा है संधि करके सम्राट अकबर? तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस लोहे की उत्पत्ति ने लड़ाई को रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज स्टार्ट कर दिया हो? यहां पे लोहा उत्पन्न नहीं है तो सैक्रिफाइस नहीं है, यहां लोहा उत्पन्न हो गया तो सैक्रिफाइस, बलि स्टार्ट हो गया। और जब बलि प्रथा स्टार्ट हो गई तो कृषिगत व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। और कृषिगत व्यवस्था को नुकसान पहुंचना, जातिगत भेदभाव का बढ़ना, आडंबरों का बढ़ना, निचले तबकों का परेशान हाल हो जाना, ये नई उत्पत्ति, नई खोज और निर्माता वर्ग के लिए एक अमृत था, जिसमें इस कुरीति के तहत, इस संकल्पना को जिसमें बहुत ही ज्यादा सामाजिक कुरीतियां घुस गई थी, उससे निकलने के लिए वर्धमान और सिद्धार्थ निकले। और दोनों ने, एक बौद्ध हुआ, एक महावीर हुए, और दोनों बुद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति की, संसार को एक नया धर्म, एक नया मार्ग दिखलाया।
और सबसे ज्यादा इनको सहयोग भी निचले, वंचित, शोषित, दलित तबकों का मिला, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेली जा रही थी। ये नजरिया अगर आपको इतिहास देखने का उत्पन्न कर लिया, इस तरह से अगर आपने इतिहास की पढ़ाई की, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी पैदा कर ली, तो फिर कोई भी विषय आपको आपके सक्सेस से रोक नहीं सकता। एग्जाम 30 की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके मुश्किलों को आसान करें, आपको आपके सब्जेक्ट में इतना पारंगत कर सकें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो जुड़िए और हम पर विश्वास करिए एग्जाम 30 के माध्यम से। और किसी भी अन्य सूचना के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और नंबर, उससे हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।